गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +2 बिजनेस स्टडीज़ का हमारा चैप्टर चल रहा था 3.1। आज हम टॉपिक करेंगे जो हमने कल आर्थिक सुधार के उद्देश्य करे थे उसकी पूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं उनकी व्याख्या करेंगे। आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए कदम। आर्थिक सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं भारत सरकार ने। नंबर 1, नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति। अब औद्योगिक नीति का मतलब क्या होता है? औद्योगिक नीति का अभिप्राय ये है, देश की प्राथमिकताओं को, आर्थिक विकास को तेज करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो उद्योग हैं उनकी भूमिका को स्पष्ट किया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और प्राइवेट निजी क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका क्या है, उसमें न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी आएगी। अब नई इंडस्ट्री पॉलिसी के कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है? मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदुओं की हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले आएगा लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति। लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति। कई बार पहले क्या होता था, नई औद्योगिक नीति से पहले जो भारतीय उद्योग को लाइसेंस लेने की जो व्यवस्था थी वो कठोर थी कि हर काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन अब कुछ उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी पर प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। लाइसेंस अब आसानी से मिल सकता है, आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। दूसरी मुख्य बिंदु है तकनीक आयात की छूट। तकनीक आयात की छूट। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट। अब जो नई औद्योगिक नीति से पहले क्या था कि तकनीक आयात पे छूट नहीं थी, अब नई औद्योगिक नीति में आधुनिकीकरण पे ज़्यादा जोर दिया गया है, मॉडर्नाइजेशन पर। तो हमें अच्छी से अच्छी तकनीक यूज़ करनी चाहिए, उस तकनीक का आयात किया जाएगा, दूसरे देश से मंगाई जाएगी। तो विदेशी तकनीक सहयोग के अंतर्गत अपनी तकनीक को रखा जाएगा। नंबर 3, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री थी, उद्योग थी, वो कम से कम की गई है और उसके स्थान पर प्राइवेट क्षेत्र पे ज़्यादा जोर दिया गया है। और इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने शुरू करा है। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश बोलते हैं इसको। विनिवेश का अर्थ ये है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उसका कुछ प्रतिशत, कुछ हिस्सा निजी क्षेत्रों को सौंप दिया गया है
उसको निजी क्षेत्र संभाल लेंगे, तो सार्वजनिक क्षेत्र को कम से कम किया जा रहा है और प्राइवेट क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला टॉपिक है हमारे पास नंबर 4, विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवेश। फ्री एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेश है उसका स्वतंत्र प्रवेश किया गया है, उसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। उसके लिए सन 1991 में जो हाई प्रायोरिटी के इंडस्ट्री थी उसके अंदर विदेशी पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट था वो 51% तक कर दिया गया, बिना सरकारी परमिशन के, मतलब सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है 1991 के अंदर। और उच्च प्रायोरिटी के जो इंडस्ट्री थे वो थे 34 इंडस्ट्री के अंदर 50% तक विदेशी पूंजी का निवेश किया जा सकता है बिना सरकार की परमिशन के। तो इससे भी विदेशी निवेश हमारे देश में बहुत ज़्यादा आ गया था। और भी कदम उठाए गए थे। जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन अनिवासी भारतीयों को भी ये छूट दी गई कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को 100% कर सकते हैं होटलों में, अस्पतालों में, या फिर एक्सपोर्ट हाउसेस में, निर्यात गृहों में, हॉस्पिटल के अंदर, होटलों के अंदर अपना 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे भी विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवेश होगा। तीसरा इन्होंने और कदम उठाया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। विदेशी निवेश जो प्रस्ताव थे उनको तेजी से पास कराने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट FIPB। एक बोर्ड की स्थापना की गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बोर्ड, प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इस बोर्ड की स्थापना की गई फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, विदेशी विनियोग प्रस्तावों को तेजी से पास करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, विदेशी विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की गई ताकि तेजी से हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को पास किया जाए। और विदेशी निवेश और भी तरीके से आ गया था हमारे देश में, जैसे जो विदेशी लोग थे, विदेशी निवेशक थे, उनको लाभांश को अपने देश में ले जाने के जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया था। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट कि और कौन कौन से मुख्य बिंदु थे न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी में। नंबर 5, एक एक्ट था पहले MR
टीपी एक्ट, MRTP एक्ट, इस एक्ट को भी समाप्त कर दिया गया है। मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, इसके अंतर्गत अब कंपनियों को अपने शेयरों को इशू करने के लिए, जो शेयर उनको इशू करने हैं, आज जारी करने हैं, अपनी कंपनी का विस्तार करना है या नई कोई इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए अब सरकार से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस MRTP एक्ट को भी समाप्त कर दिया गया है। नए शेयर इशू किए जा सकते हैं कंपनी द्वारा, अपनी कंपनी का विस्तार किया जा सकता है, नई फर्म स्थापित की जा सकती है, तो सरकार से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 6 पॉइंट था फेरा। फेरा को समाप्त करके बना दिया गया फेमा। जो फेरा था ये था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को समाप्त करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना दिया गया। जो विदेशी विनिमय, विदेशी व्यवहार होते थे, विदेशी ट्रांजैक्शन होती थी, वो उसको रेगुलेट करता था, लेकिन अब उसकी जगह बना दिया गया विदेशी विनियोग प्रबंध अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इससे क्या हो गया, जो विदेशी विनिमय के व्यवहार थे, ट्रांजैक्शन थे, उनका अच्छे ढंग से मैनेजमेंट किया गया, उस प्रोसीजर को सरल किया गया। नंबर 7, जो स्मॉल इंडस्ट्री थी, स्मॉल इंडस्ट्री के रोल को इम्पोर्टेंस दी गई। जो स्मॉल इंडस्ट्री का जो रोल था उसकी इम्पोर्टेंस में वृद्धि की गई है। जितने भी लघु उद्योग थे उनकी भूमिका के महत्व को, उनकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल इंडस्ट्री खुल सके। अब हम करते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा कदम सरकार ने उठाया है आर्थिक सुधारों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। न्यू ट्रेड पॉलिसी, नई व्यापार नीति, न्यू ट्रेड पॉलिसी। अब ये व्यापार नीति क्या होती है? व्यापार नीति एक ऐसी नीति है जिसमें विदेशी व्यापार को नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से थे? मुख्य बिंदु नंबर 1, देश में बहुत सारी आइटमों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। आइटम्स, मदे, वस्तुएं, सेवाएं, उनका आयात निर्यात होता था। कुछ आइटम्स को छोड़कर बाकी सभी पर जो आयात निर्यात के प्रतिबंध थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, इनके जो प्रतिबंध थे, कुछ आइटम्स को छोड़कर बाकी सब पर आयात निर्यात के जितने प्रतिबंध थे वो सारे हटा दिए गए हैं। दूसरा भी मुख्य बिंदु नई ट्रेड पॉलिसी का था कि जो इन पे टैक्स लगता था, टैक्स ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट,
आयात और निर्यात पे जो कर लगता था कुछ आइटम पे तो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है और कुछ आइटम्स पे बिल्कुल मिनिमम कर दिया गया है, न्यूनतम कर दिया गया है। तीसरा मुख्य बिंदु है इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर था उसको बिल्कुल सिंपल कर दिया गया है। आयात निर्यात जो आयात और निर्यात की प्रक्रिया थी, प्रोसीजर था, उसको बिल्कुल सिंपल कर दिया गया है, सरल कर दिया गया है ताकि आयात निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नंबर 4, फॉरेन कैपिटल मार्केट की स्थापना की गई है। फॉरेन कैपिटल मार्केट, विदेशी पूंजी बाजार। अब फॉरेन कैपिटल मार्केट की स्थापना करने से क्या हुआ कि जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा, विदेशी विनिमय जैसे डॉलर, पॉन्ड्स, उसको खुले बाजार से आप परचेस सेल कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं। इसके लिए एक विदेशी पूंजी बाजार की स्थापना की गई थी जिससे जितना फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर, स्विंग, पॉन्ड्स, उसको खुले बाजार से आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। नंबर 5, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन करंट अकाउंट। चालू खाते पे पूर्ण परिवर्तिता मतलब पूर्ण परिवर्तन उसको लागू किया गया है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट होता क्या है। जो हमने बोला है फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन करंट अकाउंट, चालू खाता पर पूर्ण परिवर्तन। तो चालू खाता क्या होता है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? चालू खाता। अब विदेशियों के साथ हम दो प्रकार से लेन देन करते हैं। एक तो करते हैं हम चालू खाते से संबंधित, करंट अकाउंट से रिलेटेड हो गया, रिलेटेड टू करंट अकाउंट। इसके अंदर आपका आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात। एक होता है रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते से संबंधित, और इसके अंदर आता है इन्वेस्टमेंट, विनियोग। पूंजी खाते से संबंधित ट्रांजैक्शन किए जाते हैं विदेशों के साथ, चालू खाते से संबंधित विदेशों के साथ लेन देन किए जाते हैं। चालू खाते से संबंधित आता है आयात निर्यात और पूंजी खाते से संबंधित आता है विनियोग, निवेश, इन्वेस्टमेंट। अब जो पूर्ण कन्वर्टिबिलिटी है, पूर्ण परिवर्तनता, पूर्ण परिवर्तन का क्या अर्थ है? पूर्ण परिवर्तन, फुल कन्वर्टिबिलिटी। पूर्ण परिवर्तन का अर्थ ये है कि जो चालू खाते से संबंधित हम विदेशों के साथ आयात निर्यात करते थे उसके प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, और जो पूंजी खाते से संबंधित परिवर्तन थे, पूंजी खाते से संबंधित जो हम विदेशों के साथ लेन देन करते थे उस पर सरकारी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, उसको बोलते हैं पूर्ण परिवर्तन। अब इसमें लास्ट टॉपिक है इसका, न्यू ट्रेड पॉलिसी का लास्ट पॉइंट्स है हमारा ये। हमने अपने निर्यात व्यापार को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, निर्यात व्यापार। अब एक्सपोर्ट ट्रेड को बढ़ाने के लिए
हमने दो चीज़ों पे ज़्यादा प्रोत्साहन किया। एक तो किया EOU पर, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। इसको प्रोत्साहित किया गया, इस पे प्रोत्साहन दिया गया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट पे। और एक और पर किया गया EPZ। ये है आपकी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट पर ज़्यादा प्रोत्साहन किया गया, ज़्यादा ध्यान दिया गया, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट ट्रेड है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये आपकी हो गई न्यू ट्रेड पॉलिसी, जिसके अंदर मुख्य बिंदु थे